और इसके बाद खबरें विस्तार से आई, आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तराखंड, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय जनता को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आया कि गरीबों के लिए काम होना शुरू हो गया, महिलाओं के लिए काम होना शुरू हो गया, युवाओं के लिए अनेक स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे कौशल विकास विभाग, ऐसे विभाग बनाए गए जिससे नौजवान युवा रोजगार करें, स्वरोजगार करें। प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई गई, हर गरीब को मकान मिले, हर बहन को शौचालय मिले, इज्जत घर मिले, इज्जत घर बनाए गए। आयुष्मान भारत योजना लागू की गई। आप देखिए, देश की आजादी के बाद पहली बार किसी ने सोचा कि गरीबों का इलाज भी फ्री में होना चाहिए, 5 लाख रुपए तक की इलाज की गारंटी होनी चाहिए। भाइयों बहनों, किसने सोचा? देश की आजादी के बाद किसी ने नहीं सोचा। कोरोना महामारी आई तो प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि हर एक के घर का चूल्हा जलना चाहिए, किसी को भूखे पेट नहीं सोना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने केवल एक प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, जिस प्रकार से एक माता पिता अपने बेटे और बेटी की चिंता करते हैं, उस प्रकार की चिंता उन्होंने देश के 140 करोड़ लोगों के लिए करी। भाइयों बहनों, क्योंकि वो हमेशा कहते हैं देश के 140 करोड़ लोग मेरे पारिवारिक जन हैं। और उनके अनेक जो कार्यक्रम चले हैं, पहले के कार्यक्रम जो होते थे, पहले की जो नीतियां होती थी, जो नए नए काम होते थे, वो केवल कुछ लोगों को ध्यान में रख के बनाए जाते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद गरीबों के लिए, जिनको आवश्यकता है, उनके लिए नीतियां बनाई गई, उनके लिए काम किए गए, उनके लिए फैसले लिए गए। उसका परिणाम हुआ कि 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग, देश के 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। भाइयों बहनों, क्योंकि ये तब होता है जब 140 करोड़ भारतीयों को अपना परिवार मान के काम किया जाता है। ऐसे अनेक काम उन्होंने राष्ट्र हित में लिए हैं। हम सब उत्तराखंड के लोग हैं, उत्तराखंड के लोग जहां हमको देवभूमि होने का गौरव प्राप्त है कि देवभूमि है। देवभूमि के साथ साथ ये हमारी वीर भूमि भी है। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा कश्मीर के अंदर, इसी में देखता हूं आसपास से गब्बर सिंह की भूमि है, ये हमारे अनेक एक से एक वीरों की भूमि है। अभी अनिल जी ने बताया किस प्रकार से देश को अपना योगदान देने वाले जनरल बिपिन रावत, ये इसी माटी में पैदा हुए, इसी माटी से निकलकर उन्होंने देश दुनिया का नेतृत्व किया। भाइयों बहनों, तो उस कश्मीर को बचाने के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने धारा 370 देश के अंदर हटाने का काम किया। जो कश्मीर का पूरी तरह से भारत में विलय नहीं कर रही थी, भारत के अंग होते हुए भी, भारत का अभिन्न अंग होते हुए भी देश के अंदर दो व्यवस्थाएं चल रही थी। आज कांग्रेस के लोग कहते हैं कि कश्मीर से राजस्थान वालों को क्या लेना देना, बिहार वालों को क्या लेना देना, और उत्तराखंड आएंगे तो कहेंगे उत्तराखंड वालों को लेना देना क्या है। तो भाइयों बहनों, क्या कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है क्या? जिस कश्मीर को बचाने के लिए हमारे रणबांकुरों ने अपनी जान की बाजी लगाई है, 40,000 से ज्यादा देश के लोगों ने वहां अपनी शहादत दी है उस कश्मीर को बचाने के लिए, लगातार उपवास उड़ाने का काम करते हैं। देखिए, आज कभी हमारे नौजवानों के बीच में जाकर बरगलाने का काम करते हैं। देश के अंदर 4 दशकों से 1 रैंक और 1 पेंशन लागू नहीं हुई थी। उस 1 रैंक और 1 पेंशन को लागू करने का काम किसने किया? भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी जी ने किया। बड़ा साहस दिखाया। भाइयों बहनों, हमारे इस सैनिक बाहुल्य क्षेत्र में मैं ये जरूर बताना चाहता हूं, क्योंकि मैंने सेना को बहुत नजदीक से देखा है। मैं एक सैनिक परिवार में पैदा हुआ हूं। सेना के लोगों का अपमान करना, जनरल बिपिन रावत जी का अपमान करना, उनको गली का गुंडा तक कहकर संबोधित करना, और कांग्रेस के लोगों की कोई प्रतिक्रिया ना आना, देवभूमि उत्तराखंड से भी ना आना, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। भाइयों बहनों, सैनिकों से सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो मांगना, उसका प्रमाण मांगना, सैनिक वहां वीडियो बनाएंगे कि वहां स्ट्राइक करेंगे या दुश्मन को नेस्तनाबूद करेंगे? भाइयों बहनों, इनकी अकल कहां चली गई? ये सैनिकों को कई सालों तक, जो सियाचिन में ग्लेशियर में काम करने वालों को, इन्होंने अच्छे बूट नहीं दिए, अच्छे हथियार नहीं दिए, अच्छे जैकेट नहीं दिए, जिसके कारण से बहुत सारे लोगों को पैर भी काटने पड़ते थे, सेना में हाथ भी काटने पड़ते थे, गैंग्रीन हो जाता था। लेकिन 60 सालों तक इस देश के अंदर शासन करने के बाद भी कांग्रेस ने कभी सैनिकों की चिंता नहीं करी। भाइयों बहनों, सैनिकों के कल्याण के लिए,
सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए अगर किसी ने काम किया है तो भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं सीमा में हमारे इस उत्तराखंड के लोग अपनी सेवाएं देते हैं, 24 घंटे सेवाएं देते हैं। पहले के समय में क्या होता था, अगर सीमा पार से गोली आती थी तो गोली का जवाब देने के लिए भी उनको पूछना पड़ता था। कंपनी कमांडर पूछता था ब्रिगेड से, ब्रिगेड वाले पूछते थे डिप से, डिप वाले पूछते थे कमांड से, कमांड से वो आर्मी हेडक्वार्टर सेना मुख्यालय में जाता था, तब जाकर जो है और उसके बाद मंत्रालय में जाता था और आदेश वापस लौटकर कभी नहीं आता था। भाइयों बहनों, मोदी जी ने इस व्यवस्था को बदलने का काम किया। मोदी जी ने कहा कि अब अगर कोई गोली दुश्मन की आएगी, आतंकवादी की आएगी, अलगाववादी की आएगी, जिहादी की आएगी, तो गोली का जवाब देने के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, गोली का जवाब गोलों से देने का काम भारत की सेना करेगी। भाइयों बहनों, इस प्रकार से उन्होंने काम किया है और भी उन्होंने बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। 3 तलाक का खात्मा किया है, सीएए का कानून देश के अंदर लागू हुआ है। जो विदेशों से हमारे बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में हिंदू भाई, बौद्ध भाई, सिख भाई वहां रहते थे, उनको आत्मसम्मान से जीने के लिए भारत की सदस्यता देने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और हम सबको देखिए, जिनका हम हर क्षण और हर पल कोई कष्ट होता है, हमारे को कोई परेशानी होती है, तो हम सबके मुंह से निकलता है हे राम, श्री राम, राम राम, यही निकलता है ना। थोड़ा सा भी अगर परेशानी। तो आप पौड़ी से सुन पा रहे थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है कि कविता की राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई सुनवाई। के कविता की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ाई गई। 23 अप्रैल को कोर्ट में किया जाएगा पेश। कोर्ट से बाहर के कविता ने दिया बयान, केस में कुछ नया नहीं। के कविता का यह बयान सामने आया है, मेरा बयान किया जा चुका है दर्ज। तो के कविता की राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई सुनवाई में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है, जिसके बाद के कविता का बयान भी सामने आया है। साफ तौर पर के कविता कार्रवाई का विरोध करते हुए, ईडी की कार्रवाई का विरोध करते हुए नजर आई है। साफ तौर पर उनका कहना है कि केस में कुछ भी नया नहीं है, बयान पहले ही ईडी के द्वारा दर्ज किया जा चुका है। इस केस को जबरदस्ती खींचने की कोशिश की जा रही है। केस में कुछ भी नया नहीं है। के कविता का यह बयान निकलकर सामने आया है। 23 अप्रैल को कोर्ट में एक बार फिर से के कविता को किया जाएगा पेश। तो बीआरएस नेता के कविता आबकारी घोटाले मामले में इस समय न्यायिक हिरासत में है। कोर्ट के द्वारा 14 दिनों की न्यायिक हिरासत को एक बार फिर से बढ़ाया गया है। के कविता की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के बाद यह फैसला लिया गया। इससे पहले के कविता ने जमानत की अर्जी भी दाखिल की थी, जिसको लेकर कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है, जिसके बाद के कविता ने कोर्ट के बाहर बयान दिया है। साफ तौर पर कहा है कि केस में कुछ भी नया नहीं है, लेकिन केस को खींचने की कोशिश की जा रही है। 23 अप्रैल को कोर्ट में एक बार फिर से किया जाएगा पेश। के कविता का कहना है कि उनका बयान पहले ही दर्ज किया जा चुका है। ऐसे में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत बढ़ाने को लेकर के कविता का बयान ये सामने आया कि केस में कुछ नया नहीं है, केस को खींचने की कोशिश की जा रही है। तो आबकारी घोटाले मामले में लगातार जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी, 32 आरोपी अभी तक इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। लगातार छानबीन ईडी के द्वारा चल रही है। ऐसे में के कविता के द्वारा अब ये बयान सामने आया है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि अपना बयान उन्होंने दर्ज करा दिया है, बयान में कुछ नया नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें जमानत नहीं मिल पा रही है। कि कविता की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ाई गई। अब देखना ये होगा कि 23 अप्रैल को जब एक बार फिर से के कविता को पेश किया जाएगा तो उसके बाद कोर्ट का क्या कुछ फैसला सामने आता है। 23 अप्रैल को कोर्ट में एक बार फिर से के कविता को किया जाएगा पेश। तो लगातार आबकारी घोटाले को लेकर ईडी की जांच जिस तरह से लगातार आगे बढ़ रही है, कई जगहों पर छापेमारी करने के साथ ही साथ ईडी का कहना है कि इस पूरे मामले में और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजीत कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजीत, के कविता की जिस तरह से 14 दिनों की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है और उसके बाद के कविता का बयान भी सामने आया है। साफ तौर पर उनका कहना है कि बयान में कुछ नया नहीं है
उनका बयान पहले ही दर्ज किया जा चुका है, लेकिन केस को खींचने की कोशिश की जा रही है। और देखिए बिल्कुल प्रियंका, बताना चाहूंगा राजधानी दिल्ली में कथित शराब घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में के कविता को ईडी ने गिरफ्तार किया था और आज उनकी जो न्यायिक हिरासत है वो खत्म हो रही थी। इसी को लेकर के उन्हें दिल्ली के राउरकेला कोर्ट में पेश किया गया था, जहां पर 14 दिन की हिरासत जो मांग है वो कर रहे थे। और जिस तरीके से देखने को मिला, हालांकि इस सुनवाई के दौरान जो के कविता उन्होंने अपनी बात भी रखने की मांग की थी, लेकिन जो कोर्ट ने उसको बिल्कुल मना कर दिया और बात रखने की इजाजत नहीं थी। जिसके बाद जिस सुनवाई के बाद जो कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत के लिए भेजा, यानी कि अब अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी और 23 अप्रैल तक उन्हें अब न्यायिक हिरासत में ही रहना पड़ेगा। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में रहेंगी, लेकिन उसके साथ ही साथ के कविता का जिस तरह से बयान सामने आया है, साफ तौर पर उन्होंने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि बयान में कुछ नया नहीं है, उसके बावजूद भी उनका बयान दर्ज होने के बावजूद भी केस को आगे बढ़ाने का काम ईडी के द्वारा किया जा रहा है। देखिए बिल्कुल प्रियंका, जब सुनवाई के बाद जब कविता को जो टीम है वो लेकर के जा रही थी, तो उस समय उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इसमें कुछ नया नहीं है, मैंने सब कुछ जो बयान है वो पहले ही दर्ज करा लिया है, लेकिन इस पूरे मामले को खींचने का प्रयास है तो वो किया जा रहा है। तो साफ तौर पर यहाँ की कविता अपनी बात रखती हुई मीडिया के सामने रखती हुई नजर आई। हालांकि कोर्ट में जिस तरीके से उनकी बात को रखने की इजाजत तो निश्चित तौर पर पहले भी कहा जाता है कि कल जिस तरीके से उन्हें अंतिम जमानत की जो याचिका जो रद्द हुई, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कविता को दोहरा झटका हुआ है। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से अब के कविता का बयान सामने आ रहा है, जमानत की अर्जी पहले ही खारिज हो चुकी है, 23 अप्रैल को एक बार फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। क्या लगता है आपको कि कोर्ट में पेशी के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है? देखिए बिल्कुल, जब आज सुनवाई चल रही थी तो सुनवाई के दौरान ईडी ने साफ तौर पर कहा कि जो के कविता है वो बूतों को नष्ट करने का प्रयास करती है, उन्हें प्रभावित कर सकती है। इसी आधार को रखते हुए जो कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखा है, क्योंकि ईडी यही बात कर रही थी बार कि वो बूतों को या गवाहों को जो है वो प्रभावित कर सके और इसी वजह से उन्हें जो है जमानत नहीं मिल सकती, उन्हें न्यायिक हिरासत नहीं ठीक रहेगा। और नतीजा ये रहा कि जब कोर्ट ने तमाम दलीलें सुनी उसके बाद फैसला लिया 23 अप्रैल को न्यायिक हिरासत में भेजा। जिस तरीके से सुनवाई तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि हिरासत जो है थमने वाली नजर नहीं। जी बिल्कुल अजीत, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। सपा अध्यक्ष ने टिकट मिलने पर दी सहमति। सूत्रों के हवाले से जानकारी, बदायूं से आदित्य यादव के नाम पर लगी मोहर। तो सूत्रों के हवाले से जानकारी अभी तक निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बदायूं से जिस तरह से शिवपाल यादव ने चुनाव लड़ने से इनकार किया था, आदित्य यादव के नाम को आगे करते हुए नजर आए थे। उनका कहना था कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस मामले में प्रस्ताव भेज दिया गया है। अब सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि बदायूं से आदित्य यादव के नाम पर मोहर लग चुकी है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी इस मामले में समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आदित्य यादव के नाम पर बदायूं से मुहर लगा दी है। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। पहले शिवपाल यादव को बनाया गया था प्रत्याशी, कार्यकर्ताओं की मांग पर आदित्य यादव के नाम पर लगी मुहर। शिवपाल यादव ने तमाम जगह पर प्रचार प्रसार के दौरान ही लोगों से बातचीत की थी। संगठन के लोगों का कहना था कि युवा प्रत्याशी बदायूं से खड़ा किया जाए, जिसके बाद आदित्य यादव का नाम चर्चा में आया था, जिस पर शिवपाल यादव ने साफ कहा था कि कदम पीछे लेने का काम वो कर रहे हैं। यानी कि बदायूं से शिवपाल यादव ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, आदित्य यादव के नाम को आगे किया था और इस पूरे मामले में अखिलेश यादव के मुहर का इंतजार था, जिसको लेकर अब जानकारी ये सामने आ रही है कि अखिलेश यादव ने आदित्य यादव के नाम पर फाइनल मुहर लगा दी है। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता लखनऊ से मोहम्मद आसिफ जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद आसिफ, इस पूरे मामले में जिस तरह से आदित्य यादव के नाम को लेकर अब माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने उस पर मुहर लगा दी है, खबरों में कितनी सच्चाई है अभी तक? जी बिल्कुल, बता दूं कि बदायूं सीट की बात करें तो बदायूं सीट पर जो पेच फंसा था करीब करीब हल हो चुका है और सूत्रों के मुताबिक सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आदित्य यादव को यहां से चुनाव लड़ने की हरी झंडी दे दी है। और सूत्रों का यहाँ तक भी कहना है कि शिवपाल यादव अपने बेटे यानी आदित्य यादव को यहाँ से चुनाव लड़ाने के लिए मेरी छोटी का जोर लगा दिए थे और सपा
प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से हामी नहीं भरने की वजह से यहाँ पर शिवपाल यादव नाराज भी होते दिख रहे थे और यही वजह है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने काफी मंथन किया और चाचा शिवपाल यादव की जीत के आगे उन्हें झुकना पड़ा। फिलहाल अभी आदित्य यादव के चुनाव लड़ने की औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों का यह दावा है कि जल्द ही आदित्य यादव यहाँ से प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से औपचारिक घोषणा का अभी भी इंतजार है, लेकिन जानकारी ये है कि अखिलेश यादव ने हामी भर दी है। अगर अखिलेश यादव ने बदायूं सीट पर आदित्य यादव के नाम पर हामी भर दी है तो शिवपाल यादव को लेकर अब क्या है? बदायूं की सीट जिस तरह से उन्होंने छोड़ दी है, क्या समाजवादी पार्टी की किसी और सीट से चुनाव लड़ने की खबरें निकलकर सामने आ रही है या इस बार बैक सीट पर ही रहकर लोकसभा चुनावों का हिस्सा बनेंगे शिवपाल यादव? जी बिल्कुल प्रियंका, बता दूं कि बात अगर शिवपाल यादव की करें तो शिवपाल यादव बेहद गंभीर और विशेष खास राजनीति करने वाले नेता माने जाते हैं और जिस तरह से शुरुआती दौर में बदायूं सीट पर धर्मेंद्र यादव का टिकट यहाँ से पक्का किया गया था, लेकिन उसके ठीक बाद धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ भेज दिया गया। आजमगढ़ के बारे में कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र को सपा प्रमुख ने सिर्फ सीट दी है और यहाँ से जब शिवपाल यादव को प्रत्याशी बताया बदायूं से, तब शिवपाल यादव अंदर खाने से खबर आ रही थी बेहद नाराज है और वह चुनाव प्रचार में नहीं जा रहे थे। लेकिन मान मनोबल का दौर चला, सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बीच जो मनमुटाव था वह दूर किया गया और शिवपाल यादव भले ही बदायूं सीट पर हामी भर लिए थे चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन अंदर ही अंदर वह नाराज चल रहे थे और संभल में जो कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई, इशारों में ही शिवपाल यादव ने कार्यकर्ताओं से अखिलेश यादव के पास पत्र भिजवा दिया और इसमें कहा गया कि यहाँ से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव को चुनाव लड़ाया जाए। और उसके बाद जिस तरह से लगातार यहाँ पर राजनीतिक घटनाक्रम बन रहे हैं, इसको लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव कहीं न कहीं कंफ्यूजन की स्थिति में थे, लेकिन चाचा की जिद और कार्यकर्ताओं की मांग पर अब आदित्य यादव को यहाँ से चुनाव। जी बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।